1945। एक तरफ दुनिया एक भयानक विश्व युद्ध के अंत की तरफ बढ़ रही थी और ठीक उसी समय भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी नाम अचानक एक गहरे अंधेरे में खो गया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, उनका इस तरह गायब हो जाना महज कोई घटना नहीं थी। यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से इस देश को उलझा के रखा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पहेली के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसे इतिहास ने हमसे छुपाने की कोशिश की। साल 1945, पूरी दुनिया जैसे बारूद के ढेर पर बैठी थी। नेताजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी और खौफनाक चुनौती दी थी। उनका नाम ही क्रांति का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। बताया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक नायक जो अपनी आजादी की लड़ाई के बिल्कुल चरम पर था, वो बिना किसी निशान के इतिहास के पन्नों से इतनी आसानी से कैसे मिट सकता है। भाग 1, ताइहोकू विमान हादसा। वो जगह जहां से रहस्य की असली शुरुआत होती है। सरकारी कहानी और दस्तावेजों की माने तो ताइवान के ताइहोकू में एक भयानक विमान दुर्घटना हुई थी। आधिकारिक बयान बार बार यही कहते हैं कि इसी आग में जल के नेताजी की मौत हो गई। लेकिन जरा खौफनाक सच की तरफ देखिए, सबूतों की पूरी तरह से कमी। उस क्रैश साइट से कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, कोई पार्थिव शरीर नहीं, कोई ठोस पुष्टि नहीं। एक इतने बड़े वैश्विक नेता की मौत हो जाती है और कोई ठोस सबूत नहीं। यहीं से आधिकारिक कहानी पर एक बहुत बड़ा और गहरा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। गायब होने के लिए रचा गया एक बड़ा धोखा। कई जानकारों और शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि यह विमान दुर्घटना असल में कोई हादसा था ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थी, एक मास्टर प्लान, जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए ओझल होने के लिए बेहद सावधानी से बुना गया था। अगर ये सच है तो मौत की वो खबर महज एक पर्दा थी, जिसके पीछे से एक बिल्कुल नया सफर शुरू होना था। भाग 2, द सोवियत कनेक्शन। एक ऐसा गुप्त साक्ष्य जो इस कहानी को नया मोड़ देता है। तो अगर वो उस विमान दुर्घटना में नहीं मरे तो आखिर गए कहां? कई रिपोर्ट्स इशारा करते हैं कि विमान हादसे का नाटक रचने के बाद नेताजी असल में सोवियत यूनियन पहुंच गए थे। डेस्टिनेशन यूएसएसआर, पूर्ण गोपनीयता का एक बेहद रहस्यमयी देश। उस समय के सोवियत संघ के लोहे के पर्दे के पीछे से कभी कोई सच्चाई बाहर नहीं आ पाती थी। माना जाता है कि वहां उन्हें एक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया था। यह वैश्विक राजनीति का एक ऐसा छायादार खेल था जहां इंसान बस गायब हो जाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर वो सच में सोवियत यूनियन में थे तो रिकॉर्ड कहाँ है? इतने दशकों बाद जब कई गुप्त फाइलें सार्वजनिक हो चुकी हैं, तब भी कोई ऐसा दस्तावेज सामने नहीं आया जो इस बात की पुष्टि कर सके। अगर वो वहाँ कैद थे तो सबूत कहाँ है? और अगर वो वहाँ नहीं थे तो फिर वो गए कहाँ? भाग 3, फैजाबाद का रहस्य और गुमनामी बाबा। सालों बाद वक्त का पहिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक रहस्यमयी साधु जो कभी किसी के सामने नहीं आते थे, वो हमेशा एक पर्दे के पीछे रहते थे। उनकी असली पहचान क्या थी, उनका चेहरा कैसा था, ये किसी को नहीं पता था। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहने लगे। एक इंसान जिसका कोई नाम ना हो, फिर भी उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी सत्ता और एक बहुत गहरा रहस्य छुपा था। लेकिन जो लोग उस पर्दे के पार उनके करीब जा सके, उन्होंने जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आश्चर्यजनक समानताएं। गवाहों ने बताया कि बाबा की आवाज बिल्कुल नेताजी जैसी थी, एक जैसी आदतें, बात करने का लहजा बिल्कुल वही, और सबसे डरावनी बात, उनके पास से कुछ ऐसी गुप्त फाइलें और निजी खत मिले जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के पास ही हो सकते थे। इन सबूतों को देखने के बाद ये सवाल जहन में बार बार गूंजता है, क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था या कोई छिपी हुई दूसरी जिंदगी? क्या भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी अपने ही देश में गुमनाम साधु बनकर रह रहा था? ये सब इतना सटीक कैसे हो सकता है? ये कोई कुछ सालों की बात नहीं है, ये एक अंतहीन खोज है। 1945 के ताइवान क्रैश से लेकर युद्ध के बाद सोवियत यूनियन की अफवाहों तक, फिर सालों बाद फैजाबाद में गुमनामी बाबा का सामने आना, दशकों तक ये रहस्य खिंचता चला गया। अनगिनत सरकारी कमेटियां बनी, ढेरों रिपोर्ट्स लिखी गईं, लेकिन हर बार जांच का नतीजा वही, शून्य। सच आज भी अधूरा ही है। भाग 4, एक अनसुलझी ऐतिहासिक पहेली और आधिकारिक कहानी का आखिरी साक्ष्य।
इन तमाम थियोरीज के बाद भी आधिकारिक कहानी का एक आखिरी अवशेष आज भी मौजूद है, जापान का रेंकोजी मंदिर। आज भी इस मंदिर में कुछ अस्थियां बहुत ही हिफाजत से रखी गई हैं और आधिकारिक कहानी आज भी यही दावा करती है कि ये अस्थियां उसी महान क्रांतिकारी की हैं जो उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना का शिकार हो गए थे। लेकिन इन अस्थियों को देखते हुए शक होना लाजमी है, क्या वो राख सच में उनकी है या ये भी उस मास्टर प्लान का सिर्फ एक और छोटा सा हिस्सा है। जरा सोचिए, जब क्रैश साइट से कोई शरीर ही नहीं मिला, जब गवाहों के बयानों में इतने सारे विरोधाभास हैं, तो क्या बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के इस राख पर यकीन किया जा सकता है? इतिहास ने शायद अपनी तरफ से इस केस की फाइल को बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं ताकि हम उस खौफनाक सच की तलाश करते रहें। तो अंत में यही एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में 1945 में मारे गए थे या फिर वो इतिहास के किसी गहरे अंधेरे में किसी पर्दे के पीछे आज भी छुपे हैं? एक ऐसा अनसुलझा सच जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।